नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब वक्त हो चला है उत्तराखंड स्पेशल बुलेटिन का। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं देहरादून की खबर के साथ, जहां उत्तराखंड की धामी सरकार ने बेटियों को बड़ी राहत दी है। बता दें कि महिला सशक्तिकरण व बाल विकास मंत्री रेखा आर्य के निर्देशन पर नंदा गौरी योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन करने की तिथि को 30 नवंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है। वहीं इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, जहां महिला सशक्तिकरण व बाल विकास विभाग की ओर से संचालित नंदा गौरी योजना में वित्तीय वर्ष 2024-25 में आवेदन मांगे गए हैं। इस योजना के तहत इंटर उत्तीर्ण करने वाले छात्राओं को 51,000 रुपए की धनराशि उच्च शिक्षा के लिए दी जाती है। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों और आम लोगों की ओर से आवेदन आमंत्रण की समयावधि बढ़ाए जाने की मांग की गई थी। वहीं मंत्री रेखा आर्य ने सभी बाल पत्र महिलाओं, बालिकाओं व उनके अभिभावकों से प्रमाण पत्रों को जल्द ही पूरा कर आवेदन करने की अपील की है। पहली बात तो एक नागरिक के रूप में हमने जिस देश में जन्म लिया है ना, मुझे लगता है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जैसे हम उसको समझाते हैं, बताते हैं। आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है, तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, मुझे स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव को लेकर के अब सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं। बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग इस दिशा में लगातार सकारात्मक पहल में जुटा हुआ है। प्रदेश के 102 निकायों के लिए अभी तक 30,58,299 वोटर पंजीकृत हो चुके हैं। हालांकि नॉमिनेशन के अंतिम तारीख तक नाम में परिवर्तन और वोटर लिस्ट में नाम जोड़ा जा सकता है। नगर निकाय चुनाव के लिए विभिन्न पदों के लिए अधिकतम खर्च की सीमा को रिवाइज किया गया है। बता दें कि 2018 में खर्च की जो सीमा थी उसमें आंतरिक बदलाव किए गए हैं। इसके लिए राजनीतिक दलों के साथ ही बैठक की गई और उनके विचार और सुझाव भी लिए गए थे। नगर निकाय चुनाव से संबंधित मैं ये फैक्ट भी आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा कि हमारे जो 102 नगर निकाय जिसमें चुनाव होना प्रस्तावित है, उसकी वोटर लिस्ट जो अभी तक हमारी तैयार हो चुकी है, उसके अनुसार 30,58,299 वोटर्स हमारे पंजीकृत हो चुके हैं आज की डेट में। और क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, नॉमिनेशन के लास्ट डे तक नाम घट बढ़ सकते हैं या चेंजेस उसमें हो सकती है वोटर लिस्ट में, तो ये जो है एग्जैक्ट नंबर ऑफ वोटर्स उत्तराखंड प्रदेश विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। तो वहीं प्रदेश की धामी सरकार युवाओं और महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। बीते दिन सीएम धामी राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के पदक विजेताओं को खेल आरक्षण का लाभ देने घोषणा करने पहुंचे। जब बता दें कि भाजपा विधायक विनोद चमोली का कहना है कि उत्तराखंड के खिलाड़ियों का स्वर्णिम समय चल रहा है। जब से सीएम धामी ने उत्तराखंड की कमान संभाली है, तभी से ही सीएम युवाओं और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। देखिए, मैं ये कहता हूं कि उत्तराखंड में जो लोग खेलों से जुड़े हुए लोग हैं, उनके लिए ये स्वर्णिम काल चल रहा है। और एक बहुत बड़ा ऐलान हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और मैं इसका उनकी सराहना भी करता हूं, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आने वाले जो भविष्य है खिलाड़ियों का, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित हुआ है, ये बात मुझे इनके इस प्रयास से लगता है। क्योंकि जो 4% का आरक्षण, देखिए एक मुफ्त राशि आप देते हैं, वो कहीं ना कहीं आगे चल खर्च हो जाएगी, उस पर पूरा जीवन नहीं मुनस्सर कर सकता। लेकिन जो आरक्षण की व्यवस्था है 4%, उस पर एक खिलाड़ी का पूरा जीवन चल सकता है। और खिलाड़ी की एक आयु सीमा होती है, एक उसको बहुत कम समय में रिटायर होना होता है।
विगत दिनों अतिक्रमण के नाम पर पहाड़ी क्षेत्रों में एक बड़ा अभियान चलाया गया था, जिसमें सड़क किनारे अपना छोटा मोटा व्यवसाय करने वाले लोगों को अपने काम धंधों से दो चार होना पड़ा था। बता दें कि मानवीय पहलू को देखते हुए एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के विधायक विनोद चमोली ने एक सुझाव के तौर पर अपनी बात को रखा। उन्होंने कहा कि अगर अतिक्रमण को हटाया गया तो पहले उनका एक डाटा सरकार के पास होना चाहिए था। उनको अपने रोजगार से हाथ धोना पड़ा है। अब ऐसे में उनके विस्थापन की भी व्यवस्था नैतिकता के आधार पर राज्य सरकार को करनी चाहिए थी। देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं, इसको हमको मिलाकर नहीं देखना चाहिए। पहाड़ों के जिस तरह के अतिक्रमण थे वो सड़क के किनारे थे, मोस्टली वो एनएच पे आ रहे थे, और वो भी कोर्ट के आदेशों से हुआ। कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने किया, बल्कि जब ज्यादा होने लगा तो हमने उसको उल्टा रोका है। लेकिन उस पर भी मैंने एक बात कही थी विधानमंडल दल की बैठक में कि मैंने कहा भाई इसका पूरा एक ब्यौरा हमारे पास आना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, उनको विकल्प हमको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अभी उत्तराखंड में अगर उनके रोजगार को संरक्षित नहीं कर सकते फिर हम क्या करेंगे? काहे के लिए हम सरकार है, काहे के लिए हम राज्य में है? तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वहां से उजड़ना पड़ा है, जाना पड़ा है, और आवश्यक भी रहा होगा तभी ये काम हुआ है। वहीं उत्तराखंड की युवा कांग्रेस की ओर से प्रदेश में बढ़ते नशे और बेरोजगारी को लेकर आज रेंजर्स ग्राउंड देहरादून से सचिवालय तक घेराव किया जाएगा। बता दें कि जिसमें भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप भी हिस्सा ले रहे हैं। इस घेराव में युवा कांग्रेस के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण माहरा, कई विधायक और पार्टी के बड़े नेता भी शामिल होंगे। आज भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार के खिलाफ एक प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कांग्रेस ने कि यहां राज्य में नशे की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है और राज्य में लोगों के पास रोजगार नहीं है। इस कार्यक्रम में शिरकत करते हैं भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप, उसके साथ साथ जो प्रदेश नेतृत्व कर रहे हैं सुमित्र भुल्लर, युवा कांग्रेस उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और आज इस कार्यक्रम का आयोजन रेंजर्स ग्राउंड, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि अभी ये रेंजर्स ग्राउंड में यहाँ पूरा इसको सजाया गया है। यहाँ आपसे कुछ ही देर के बाद नेता जुटने लगेंगे। हालांकि अभी देखने के लिए, स्थिति देखने के लिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण मारा, वो यहाँ पहुंचे हैं। और आप पीछे देखिए, पीछे भी पूरी व्यवस्था की हुई है और ये यहाँ से रैली शुरू होगी और सचिवालय, आवास सचिवालय है, वहां उसका घेराव किया जाएगा। देखिए, हमारे मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट हैं। हम युवा जो हैं वो लगातार नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन नौकरियों की संख्या तो नहीं बढ़ पा रही है हमारे प्रदेश में। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि नशा हर गली मोहल्ले में बिकने लगा है और हर बड़े शिक्षण संस्थान के आसपास आप देख लीजिए। और केवल बड़े शहरों तक भी सीमित नहीं है, पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में भी केमिकल ड्रग्स जैसी चीज आज की डेट में इजीली अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ये संभव है बिना शासन प्रशासन की मदद के। तो हमारी मांग है कि सरकार गंभीरता से कदम उठाए और मजबूत तरीके से सख्त कदम उठाते हुए इन जो माफिया है, जो नशा माफिया है, इनकी कमर को तोड़ने का काम करे। क्योंकि आए दिन हम सुनते हैं कुछ पेडलर्स को पकड़ करके जेल भेज दिया जाता है, लेकिन असल जड़ तक प्रशासन पहुंचने का प्रयास नहीं कर रहा है। ये दुखद है, ये हमारे प्रदेश के भविष्य के लिए घातक है। हमारी ये मांग है कि नशाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाए। और दूसरा, ये प्रदेश हमारा, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं सत्ताधारी लोग की हम लोकतंत्र हैं, लेकिन ये लोकतंत्र हमारा खत्म होता जा रहा है। आप देखिए, छात्र संगठन के चुनाव होते थे, वो बंद करा दिए इन्होंने, नहीं हुए इस बार। निकाय का कार्यकाल पूरा हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। पंचायतों का कार्यकाल भी पूरा हो गया है। तो सरकार पूरी तरीके से विश्वास खो बैठी है और सरकार के अंदर इस प्रकार डर बैठ गया है कि वो जनता की अदालत में जाना ही नहीं चाहती। तो हमारी मांग है कि नशा नहीं, नौकरी दो और लोकतंत्र बचाओ और चुनाव कराओ। निश्चित ही 1000 नहीं, ज्यादा लोग जोड़ रहे हैं और नशे से लोग गांव घरों में तक परेशान है। स्मैक से लेके सारी तमाम चीजें प्रदेश के इंटीरियर तक में पहुंच चुकी हैं और रोजगार नहीं है। हमारे कुमाऊं गढ़वाल में गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट 22 इत्यादि ऐसी फोर्सेस थी जिसमें हमारे यहाँ के लोग जाते थे और एसएसबी, इन सभी को केंद्र सरकार ने पिछले 10-12 सालों में कमजोर किया। एसएसबी की जहाँ सिविल विंग खत्म कर दी, वहीं अग्निवीर योजना लाकर गढ़वाल रेजिमेंट और कुमाऊं रेजिमेंट में भर्ती होने वाले नौजवानों के सपनों को तोड़ा है। वो नौजवान जो 4 बजे सुबह उठ के सड़कों में दौड़ते हुए दिखाई देते थे, वो अब नहीं दिखाए। हमारे सीमांत क्षेत्रों को कमजोर करने की साजिश हुई है और इसीलिए सारे युवा
और उनके माता पिता सभी लोग परेशान हैं रोजगार को लेकर, और हम यही लड़ाई लड़ने जा रही यूथ कांग्रेस कि नशा नहीं, रोजगार दो। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानुची इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर आए हैं, और इसका नेतृत्व जो प्रदेश युवा कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष सुमित्रा भुल्लर कर रहे हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे। पीछे देखेंगे लगातार लोग अभी यहाँ रहे हैं, और अब से कुछ ही देर के बाद यहाँ से सीधा कूच किया जाएगा। और कूच के पीछे कई वजह हैं। एक, राज्य में बढ़ते नशे को लेकर, साथ ही रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या कांग्रेस ने बात है। उसके साथ साथ निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव और छात्र संघ चुनाव भी अभी राज्य में नहीं हो, उसको लेकर के भी एक विरोध कांग्रेस यहाँ जरूर है। तो कांग्रेस को उम्मीद हुई कि आज हजारों की संख्या में पूरे देश से जो कांग्रेस के युवा नेता और कांग्रेस युवा कांग्रेस के साथ साथ जो मेन बॉडी है उसके भी बड़े बड़े नेता आज यहां शामिल होंगे, और सीधा यहां से कूच सचिवालय किया जाएगा और सरकार के खिलाफ एक जो विरोध है वो जताया जाएगा। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, TV 24। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने खेल मंत्री रेखा आर्य को पत्र लिखा है। बता दें कि पत्र के माध्यम से उन्होंने उत्तराखंड राज्य में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स को ऋषिकेश IDPL मैदान में कराए जाने का आग्रह किया है। सोमवार को भेजे गए पत्र के माध्यम से डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि राज्य में आयोजित होने वाले नेशनल गेम्स 2024 प्रस्तावित हैं। वहीं बीजेपी की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने बताया कि ऋषिकेश स्थित IDPL ग्राउंड खेलों के लिए आयोजित हेतु एक विशिष्ट स्थल सिद्ध हो सकता है। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि प्रस्तावित नेशनल गेम्स 2024 के आयोजन स्थलों में ऋषिकेश स्थित IDPL ग्राउंड को सम्मिलित किया जाए, जिससे न केवल स्थानीय स्तर पर खेलों के प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी, बल्कि उत्तराखंड राज्य के लिए एक नए आयोजन का स्थल भी विकसित होगा। देखिए, क्योंकि मंत्री हैं और पूरे प्रदेश की का नेतृत्व मंत्री होने के नाते वो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने कोई पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा है और IDPL मैदान में खेल कराने की बात कही है, तो वो उनके अपने विचार हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार उसमें संज्ञान लेगी और उन चीजों को देखेगी। तो क्योंकि मंत्री जी अगर किसी चीज के लिए कह रहे हैं तो प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए ही वो कह रहे होंगे, क्योंकि शहरी विकास मंत्री जी तो बड़ी सोच समझ करके उन्होंने वो पत्र लिखा है। जो प्रदेश हित में होगा उसी कार्य को करने के लिए मंत्री जी ने अपनी बात रखी है। निश्चित तौर पर शहरी विकास मंत्री ने पत्र लिख करके कहा है कि मेरी विधानसभा के IDPL में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन होना चाहिए। अब इसमें तो सरकार का खेल विभाग और प्रदेश सरकार ही जवाब दे सकती है कि वो अपनी मंत्री की बात को कितना सुनती है या नहीं सुनती है, लेकिन उनका जो प्रस्ताव है वो बुरा नहीं है, क्योंकि IDPL ऋषिकेश भी महत्वपूर्ण जगह है और बहुत बड़ा परिसर है। मुझे लगता है कि अगर टेक्निकल रूप से कोई दिक्कत न हो तो वहां भी खेलों के कुछ आयोजन हो सकते हैं और सरकार को इस पे विचार करना चाहिए। देखिए, क्योंकि मंत्री हैं। अब खबर पौड़ी से, जहां पशुपालन विभाग ने 21वीं पशु गणना शुरू कर दी है। बता दें कि पशुपालन विभाग की टीम घर घर जाकर पशुओं की गणना कर रही है, जिससे पालतू और आवारा पशुओं की तादाद जिले में क्या है ये साफ हो सके। 21वीं पशु गणना तो फरवरी माह तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी ने पशुपालकों से अपील की है कि पशु गणना के लिए पहुंची टीम का पशुपालक सहयोग करें और पशुओं की जानकारी उनसे साझा करें, जिससे मवेशियों की उपचार से लेकर मवेशियों की मौत पर रखी गई मुआवजा राशि पाने पशुपालकों को कोई अड़चन न आए। जाकर हमारे पशुधन में, जिसमें गोवंश, उसके बाद चाहे पिगरी या फिर आपकी पोल्ट्री या हमारे छोटे भेड़ बकरी या डॉग एंड कैट या पालतू और निराश्रित, सभी की पशु गणना के लिए वो घर घर जा रहे हैं। और मेरा आप सभी से इस चैनल के माध्यम से करबद्ध निवेदन है कि कृपया करके उनको सही जानकारी दीजिए। आप पे कितने भेड़ हैं, कितनी बकरी हैं, किस प्रजाति की हैं, किस नस्ल की हैं और कितनी संख्या में है, क्योंकि डाटा के आधार पर ही पॉलिसी बनाती है कोई भी सरकार या कोई भी जो हमारे उच्च अधिकारी होते हैं। तो अगर हमारा गलत डाटा चला जाएगा तो हमारे कहीं ना कहीं पॉलिसी गड़बड़ा जाएगी। तो घर घर जाकर हमारे पशुधन में
उत्तराखंड राज्य में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। बता दें कि तय कार्यक्रम के तहत राज्य में 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन देहरादून के परेड ग्राउंड में 12 से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। इस कार्यक्रम की तैयारियों में आयुष विभाग जुटा हुआ है। हालांकि सम्मेलन में तमाम विभागों की ओर से स्टॉल भी लगाए जाएंगे। वहीं आगामी 10वीं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो में भारत और अन्य 54 देश से मिलाकर 6000 से अधिक डेलीगेट्स आ सकते हैं। इस सम्मेलन में 1 लाख लोगों के शामिल होने का अनुमान रखा गया है। से अधिक जो एग्जीबिशन स्टॉल्स होते हैं उसको विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न जो उद्योग समूह हैं उनके द्वारा इसमें बुकिंग अभी तक पूर्ण किया गया है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पूरे जो 4 दिन का समिट होगा इसमें 50,000 से लेकर 1 लाख व्यक्तियों के द्वारा विजिट किया जाएगा। और परेड ग्राउंड में ये आयोजन होगा, उसकी जो टेंट निर्माण कार्य है वो अभी गतिमान है। और जो मेन इनॉग्रेल सेशन होगा और जो वेलकम सेशन होगा वहाँ पर जो मल्टीपर्पज हॉल है उसके अनुसार वहाँ पे तैयारी संपन्न की जाए। 200 से वहीं प्रदेश में चल रहे मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने एक बार फिर से 3 साल का समय बढ़ा दिया है, जिस पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है। वहीं अब इस मामले को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही आरोप लगाते हुए सरकार से कहा कि मलिन व्यक्तियों को लेकर बिल्कुल भी सरकार गंभीर नहीं है। जिस तरीके से मलिन बस्तियों के नियमितीकरण को लेकर टाल मटोल किया जा रहा है और अब 3 साल का समय और लिया गया है, यह केवल और केवल चुनावी फायदा होने का फैसला है। देखिए 3 साल क्यों बढ़ाया जा रहा है? एक फैसला क्यों नहीं कर देते, निर्णायक फैसला? ये तो ऐसा लगता है कि अभी निकाय चुनाव में लाभ लेने की दृष्टि से समय बढ़ा दिया है और कल को निकाय चुनाव निपट जाएंगे, मजबूत हो जाएगी सरकार, तो फिर क्या कहते हैं इनको उजाड़ा जाएगा। तो एक बेहतरीन कानून लाया जाए और ये स्पष्ट कर दिया जाए कि आप रख रहे हो या हटा रहे हो। क्यों 3-3 साल कार्यकाल बढ़ा रहे हैं? देखिए 3 साल क्यों बढ़ा? उत्तराखंड में लंबे समय से निकाय चुनावों को लेकर इंतजार है। हालांकि अभी ओबीसी आरक्षण को लेकर महामहिम राज्यपाल को यहां से अध्यादेश आना है, जिसकी तैयारियां लगातार की जा रही हैं। वहीं प्राधिकरण की ओर से बनाई जा रही पार्किंग और मलिन बस्तियों के अध्यादेश को 3 साल और बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण EAE के साथ मारपीट प्रकरण और अन्य मुद्दों को लेकर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल से टीवी 24 संवाददाता आदिल पाशा ने खास बातचीत की। व्यापारियों को पहली बार सम्मानित करने का काम राज्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है और कई मुद्दे हैं, चाहे वो प्रदेश में निकाय चुनाव हो या पार्किंग को लेकर के क्या व्यवस्था है। मेरे साथ टीवी 24 से बात करने के लिए शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल, सर बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सर पहली बार प्रदेश में व्यापारी को सम्मानित करने का कदम आपकी सरकार ने उठाया, तो क्या है? देखिए आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोगों के ऊपर एक विषय ये था कि हम लोग कैसी जीएसटी बढ़ाएं। पिछले दिनों आपको जानकारी होगी कि हमने बिल लाओ इनाम पाओ स्कीम को लॉन्च किया, बहुत उसका अच्छा रिस्पांस भी मिला और इसी प्रकार से हम नवाचार और भी कर रहे हैं। क्योंकि वित्त मंत्री के नाते मैंने पिछले दिनों अपने जीएसटी डिपार्टमेंट से कहा था कि हम कुछ ऐसे व्यापारियों को सम्मानित करें या कर्मचारियों को जिनसे और लोग भी प्रेरणा लें और कम से कम जो आदमी हमें अच्छा जीएसटी दे रहा है, अपना करदाता है, कर दे रहा है, ईमानदारी से कर दे रहा है, टैक्स दे रहा है, उसका हम सम्मान करें। तो ऐसे ही हमने पूरे उत्तराखंड के अंदर 160 व्यापारियों को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, जिसमें 20-20 देहरादून और हरिद्वार में और 15-15 नैनीताल और उधम सिंह नगर में और शेष अन्य जिलों में 10-10 व्यापारी को हम सम्मानित करेंगे। ये वो व्यापारी होंगे जो हमारे यहाँ पंजीकृत होंगे, जिनका टर्नओवर 20 करोड़ से कम होगा और जो पिछले 5 वर्षों से लगातार कर दायित्व को निभा रहे हैं और इनके ऊपर कोई अन्य राजस्व देयता नहीं हो और 3 वर्षों में इनके खिलाफ कोई ऐसी विपरीत टिप्पणी किसी भी विभाग के द्वारा न की गई हो। तो हमने 160 व्यापारियों को ऐसे उनको सम्मानित करने का निर्णय लिया है और मैं ये उम्मीद कर रहा हूं कि इनको जब हम सम्मानित करेंगे स्वाभाविक रूप से फिर अन्य लोग इससे प्रेरणा लेंगे और ईमानदारी से फिर वो हमारे टैक्स को जमा कराएंगे, जिससे हमारा जो है जीएसटी कलेक्शन और बढ़ेगा।
सर, पर्यटन प्रदेश है, आपकी तरफ से लगातार कोशिश की जाती है सारे प्राधिकरणों को लेकर, शहरों में पार्किंग, मसूरी में पार्किंग और देहरादून में जो पार्किंग का था उसका अभी क्या? देखिए, हमारे उत्तराखंड के अंदर हर दिन, चाहे वो तीर्थयात्री हो, चाहे हमारे पर्यटक हो या सामान्य लोग हो, उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि उत्तराखंड का आकर्षण ही कुछ ऐसा है, देवभूमि भी है। और इसके लिए बार बार आप देखते होंगे जाम लगने की स्थिति बनती है। तो हमने पूरे प्रदेश भर में अनेकों जगह पार्किंग बनाने का निर्णय लिया है। इसमें हमारे यहाँ स्पेस पार्किंग है, इसमें हमारे यहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग है, इसमें हमारा टनल पार्किंग है। ये बड़ी बात है कि पहले बार किसी ऐसे प्रदेश में, जिसे हम पहाड़ी प्रदेश कह सकते हैं, वहाँ पे टनल पार्किंग का कंसेप्ट हम लोग लाने जा रहे हैं और हम लोग इसका सर्वेक्षण करा रहे हैं। जहाँ हमें उपयुक्त लगा उसमें हम टनल पार्किंग भी करेंगे। मल्टी स्टोरी पार्किंग है, जैसे ऋषिकेश में हम मल्टी स्टोरी पार्किंग बना रहे हैं। हमारे यहाँ मसूरी में ऑलरेडी मल्टी स्टोरी पार्किंग बनके तैयार है। देहरादून में भी हम इसी प्रकार से पार्किंग बना रहे हैं और पूरे प्रदेश भर में लगभग 180 से ज्यादा पार्किंग स्थल हमने चयनित किए हैं, जिसपे हमने पैसा भी स्वीकृत किया है। उसका काम हो गया है, कुछ का काम चल रहा है, उसको हम स्वीकृति प्रदान कर रहे हैं। यानी कि विभिन्न क्षेत्रों में जब ये पार्किंग पॉइंट्स बन जाएंगे या पार्किंग बन जाएगी तो आने वाले टाइम पे फिर इस जाम से समस्या का भी निदान होगा और एक व्यवस्थित रूप से हमारी गाड़ियां जो रोड से हटके पार्किंग पॉइंट्स में खड़े होंगे और उसमें भव्यता भी आएगी। शहरी विकास मंत्री है, सबकी नजर निकायों को लेकर है और आपकी तरफ से पूरी तैयारी हो गई हमारे राज्यपाल के अध्यादेश के, तो कब तक सर उम्मीद आरक्षण पर क्लियर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी? ये आरक्षण पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे आरक्षण का विषय लगभग पूरा होगा उसके तुरंत बाद हम लोग चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। हम अपने निर्वाचन आयोग को अपना ये सारा विषय बता देंगे, तो निर्वाचन आयोग उसके बाद अपना कार्यक्रम जारी करेगा और उससे पहले जो आपत्ति है वो सारी चीज हम पूरा करेंगे और मुझे लगता है बहुत जल्द हम इसमें चुनाव कराने की स्थिति में होंगे। सवाल, हरिद्वार विकास प्राधिकरण से एक मामला आ रहा था जिसमें एक के साथ मारपीट की बात आई है, तो उसमें क्या कुछ संज्ञान? मेरी जानकारी में ऐसा विषय नहीं है और यदि किसी ए के साथ मारपीट का कोई विषय है तो निश्चित रूप से उसका संज्ञान लेंगे और किस व्यक्ति के द्वारा किस रूप में किस नाते ये सब घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी लेके ही फिर मैं कुछ कह पाऊँ। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, जिन्होंने राज्य में कई योजनाओं के बारे में बताया और उन्होंने साफ कहा कि मसूरी और देहरादून में जल्द पार्किंग का काम चल रहा है और जल्दी ही इसको पूरा कर लिया जाएगा। और भी कई मुद्दों को लेकर TV24 ने शहरी विकास मंत्री से बात। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ आदिल पाशा, TV24। व्यापारियों को पहली बार सम्मानित करने का काम। चलिए अगली खबर की ओर आगे बढ़ते हैं, जहां जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना पर लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है। बता दें कि इस पूरे मामले में अल्मोड़ा डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम आलोक कुमार पांडे ने जल जीवन मिशन के तहत 150 अपूर्ण योजनाओं की गुणवत्ता और मानकों की जांच के लिए आदेश दिए हैं। उन्होंने हर योजना के लिए 2 सदस्यीय जांच समिति गठित की है जो डीपीआर का अध्ययन और स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जांच में लापरवाह अधिकारियों और कर्मचारियों साथ ही ठेकेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जो विभागों ने दिया कि जो योजना इनकी पूरी हो गई, हमने इनसे पूरी लिस्ट मांगी थी, जल जीवन मिशन की लगातार समीक्षा की थी और हमने उन्हीं से मांगी कि आप बताएं कौन से काम अभी पूरे नहीं हुए, कौन से काम पूरे हो गए। उनसे लिस्ट प्राप्त हो गई है और 150 जो योजनाएं हैं उनकी पूरे जनपद में, उसमें जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ एक जेई की नियुक्ति की गई है। और हम लोगों ने प्रारंभिक स्तर पे जो विभागों ने दिया कि जो योजना इनकी पूरी हो गई, हमने। अब खबर देहरादून से, जहां देहरादून में एक युवक ने युवती को अपशब्द कहे। बता दें कि युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। दरअसल बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर एक युवती खाना लेने गई थी और इसी दौरान उसने रेस्टोरेंट पर मौजूद एक युवक से खाना पैक कराने के लिए कहा तो उस युवक ने महिला को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया, जिसका महिला ने विरोध किया तो वहां भीड़ जमा हो गई। साथ ही युवती ने पुलिस को फोन किया तो युवक वहां से फरार हो गया।
वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इसको मुकदमा दर्ज कर लिया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहिए TV24 के साथ। नमस्कार।